बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान। बीवर पेन सत्र 2021-22 में एमएसपी खरीद से रिकॉर्ड 49.14 लाख किसान लाभान्वित। पीएमजी के एवाई के तहत 14 जुलाई 2021 तक लगभग 4000.703 लाख टन खाद्यान्न किया जारी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किस्म सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से चावल की देसी किस्मों को बढ़ावा। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। श्रम शक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रथम चरण में देश भर में साफ सफाई और स्वच्छता पर बल दिया गया और उसमें सफलता भी पाई। दूसरे चरण में सूखा कचरा और गीला कचरा प्लास्टिक के निस्तारण पर बल दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इसी से संबंधित और जानकारियों के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लाल किले के प्राचीर से अपने उस आइकॉनिक स्पीच में जब देश के सामने स्वच्छता का विषय रखा था, शायद ही कोई कल्पना करता था कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से पहली बार बातचीत करते हुए स्वच्छता जैसे सामान्य विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस कमिटमेंट के साथ में देश के सामने इस विषय को रखा कि क्या हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच से मुक्त कर उन्हें ये श्रद्धासुमन अर्पित कर सकते हैं। ये उनकी ड्राइविंग फोर्स थी कि जहां देश में स्वच्छता का कवरेज, एक्सेस टू द टॉयलेट का कवरेज केवल 39% हुआ करता था, केवल 5 साल के कालखंड में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर तय समय पर लक्ष्य से अधिक काम करते हुए हमने सफलता के शिखर पर पहुंचने का श्रेय प्राप्त किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ से ही जो मार्गदर्शन दिया था कि कोई भी ऐसा बड़ा काम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो एक जन आंदोलन का स्वरूप न ले। और ये उनके नेतृत्व की क्षमता थी, उनकी ड्राइविंग फोर्स थी कि स्वच्छता जैसा सामान्य विषय जिसके विषय में बार बार बातचीत करना या समाज में खुले में बातचीत करना भी असंस्कारित, अमर्यादित ऐसा समझा जाता है, उस विषय के से जुड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश का प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, जिलों के अधिकारी, चुने हुए जनप्रतिनिधि, विभिन्न स्तरों पर चुने हुए जनप्रतिनिधि, गांव के जन सामान्य से लेकर के छोटे छोटे बच्चों तक प्रत्येक व्यक्ति एक साथ जुड़ा और हमने 2019 में जो दुनिया के सामने लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में SDG 6 में रखा था कि 2030 तक ओपन डेफिकेशन फ्री या एक्सेस टू टॉयलेट ये अचीव करना है। दुनिया का 60% ओपन डेफिकेशन का कंट्रीब्यूटर भारत जो है, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि वो खुले में शौच से मुक्त हो सके। मित्रों, यदि उस पूरी यात्रा की समीक्षा की जाए तो जिन 5P प्रिंसिपल्स पर जो काम किया गया, पहला ये कि ऐसे किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉलिटिकल विल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिकल विल, जैसा मैंने कहा, इसके लिए हम सबकी मार्गदर्शक और ऊर्जा का केंद्र बनी थी। दूसरा जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है पब्लिक स्पेंडिंग। सेकंड P, पब्लिक स्पेंडिंग। सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
निरंतर प्रवाहित खर्च करे। थर्ड पी जो है वो है पार्टनरशिप्स, कि लोग उसके साथ में जुड़े हैं, जिन लोगों को अनुभव है वो साथ में जुड़े हैं, विभिन्न इस विषय में दक्षता प्रवीणता रखने वाले लोग साथ जुड़े हैं, सबकी ट्रेनिंग हो, डिफरेंट स्टेट जो है स्टेजेस पर ट्रेनिंग हो। और चौथा पी जो इसके लिए रखा गया था वो था कि इसको हम जन आंदोलन बनाए, पीपल्स पार्टिसिपेशन इसके साथ में जुड़े। जैसा मैंने कहा, हर एक स्तर पर प्रधानमंत्री से लेकर के सामान्य छोटे छोटे गांव में स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक ने ओपन डेफिकेशन को समाप्त करने के इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और क्योंकि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का काम नहीं था, बेशक हम गर्व कर सकते हैं कि हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों को निर्माण करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन उससे बड़ा विषय जो विश्व के लिए था वो ये था कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज का कार्यक्रम किया, व्यवहार में परिवर्तन का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जहां 60 करोड़ लोग नित्य प्रतिदिन पीढ़ी परंपरा से जिस आदत को रखते थे, अनेक तरह के सोशल टैबूज उसके साथ में जो लेकर के जुड़े हुए थे, उन सब को ध्वस्त करते हुए, और जो पांचवें पी जो इस प्रिंसिपल्स का फिफ्थ पी है, 5P प्रिंसिपल का, वो है परसुएशन फॉर द कंटिन्यूएशन। हम लगातार निरंतर आग्रह करते रहे लोगों को इस व्यवहार की बदले हुए व्यवहार के साथ में जुड़े रखने के लिए, लगातार हम उन्हें परसुएट करते रहे, ये नितांत ही आवश्यक है। आज देश ने, दुनिया की विभिन्न संस्थाओं ने इस बात को अपने अध्ययनों के माध्यम से प्रूव किया है कि इस ओपन डेफिकेशन के लक्ष्य को, फ्री इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद देश के स्वास्थ्य मानकों में सुधार आया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जो स्टडी है, वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है, वो दोनों ही इस बात को इंगित करके प्रमाणित करती है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हेल्थ इश्यूज पर होते थे और उसके साथ साथ में उसके कारण से जो समय जाया होता था, उन दोनों को यदि मॉनिटाइज करके क्लब किया जाए तो प्रति परिवार 53,000 रुपया प्रति वर्ष इतनी बचत हुई है। और मैं ये मानता हूं कि यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो ROR, टोटल स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट विज़ जो अचीव उसके कारण से हुआ है, जो देश के नागरिकों को जो बचत हुई है, ये दोनों की तुलना की जाए तो प्रतिवर्ष 400% का ROR जो है वो इस कार्यक्रम के कारण से, इस सफलता के कारण से हमने प्राप्त किया है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छता अभियान का जो शंखनाद हुआ था, वो 2 अक्टूबर 2019 तक पहले चरण में पूरे देश ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सफलता अर्जित की है, वो दुनिया उस बात का लोहा मानती है। लेकिन हम जानते हैं कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके दूसरे चरण में सामुदायिक जिम्मेदारी की तरफ आगे बढ़ने का ये वक्त है, और जिसमें कचरा प्रबंधन चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें जागरूकता की जरूरत भी है, संगठन की जरूरत है और तकनीक की जरूरत है। और इसलिए मैं आदरणीय शेखावत जी का धन्यवाद करूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा और सफलता के लिए उनको बधाई भी दूंगा। तो जो मैनुअल सब लोगों के सामने जाएंगे, उसके आधार पर एक सामूहिक जिम्मेदारी के निर्वहन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद भी बदलते परिवेश में जो चुनौतियां आएंगी, मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर उन बारीकियों को समय समय पर देखेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो मैनुअल्स में भी कुछ चीजें अगर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो वो जुड़ती जाएंगी। गीला सूखा कचरा हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, नालियों या सेप्टिक टैंक से निकलता हुआ पानी हो, इन सब के लिए जो मैनुअल्स आज देश के सामने रखे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हर नागरिक, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या समाज सेवा में रत हो या सामान्य मजदूर हो या किसान हो, वो सभी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को इस फ्रेमवर्क के साथ में हाथ में लेकर एक शस्त्र के रूप में हम सफलता के दूसरे चरण को पार करेंगे, समयबद्ध तरीके से पार करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों और मछली किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए मछली किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आइए इससे संबंधित जानकारी के लिए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के छोटे किसान कृषि व्यवसाय संघ के माध्यम से बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र राज्यों में 5 FFPO की स्थापना में सहायता की। पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना नीली क्रांति एकीकृत विकास और मत्स्य पालन प्रबंधन के तहत पायलट आधार पर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और इन 5 FFPO को पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है। PMMSY के तहत मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2020-21 के दौरान 24 करोड़ 50 लाख रुपए की कुल लागत पर 50 FFPO की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के 22 FFPO की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। PMMSY के तहत 10 करोड़। के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद लगातार जारी है। बता दें आपको, भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के माध्यम से ये लगातार की जा रही है। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान धान की MSP खरीद पर अब तक के सर्वाधिक 128.36 लाख किसानों को लाभ मिला है, जबकि पिछले साल के मुकाबले आपको बता दें पिछले साल लगभग 124.59 लाख किसानों को ही लाभ मिला था। आइए इससे जुड़ी और जानकारियों के लिए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट। देश भर में सरकारी एजेंसियों द्वारा धान सहित खाद्यान्न की MSP खरीद के लिए एक पारदर्शी और समान नीति मौजूद है। नीति के तहत किसानों द्वारा निर्धारित खरीद अवधि के भीतर जो भी खाद्यान्न की पेशकश की जाती है, निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप FCI सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा MSP पर खरीदा जाता है। अगर किसी किसान व उत्पादक को MSP की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है तो वे अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है।
कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों की बुआई के मौसम की शुरुआत में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। ये किसान को उगाई जाने वाली फसल के चुनाव के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। किसानों को उनकी उपज को निर्देशों के अनुरूप लाने में सुविधा के लिए गुणवत्ता विनिर्देशों और खरीद प्रणाली आदि से अवगत कराया जाता है। उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण और परिवहन आदि जैसे अन्य रसद व बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों व FCI द्वारा बड़ी संख्या में खरीद केंद्र खोले गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए मौजूदा मंडियों और डिपो व गोदामों को भी प्रमुख बिंदुओं पर स्थापित किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड-19 महामारी में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कल्याण अन्न योजना में कुल लगभग 600.814 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। आइए इससे संबंधित और जानकारियों के लिए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट। महामारी के इस दौर में गरीब परिवारों को अनाज मुहैया कराने के लिए सरकार तत्पर है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह मई व जून 2021 के दौरान 73,46,000 मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया, जिससे हर गरीब को अनाज मिल सके। इसी संदर्भ में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कोरोना महामारी की वजह से आए आर्थिक व्यवधान के कारण समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों में आने वाले सभी लाभार्थियों को अनाज का मुफ्त देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इनमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सहायता पाने वाले परिवार भी शामिल है। योजना के तहत चिन्हित किए गए लाभार्थियों की संख्या करीब 80 करोड़ है। हालांकि इस आंकड़े में समय समय पर बदलाव होता रहता है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्यान्नों के आवंटन में प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्न के परिवहन और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की डिलीवरी उचित मूल्य की दुकान तक कराने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह है, जिसमें पात्र लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आवश्यक सुदृढ़ीकरण करना, ये सारी बातें शामिल है। साल 2020 के दौरान PMGKAY 2020 माह अप्रैल नवंबर के तहत 322 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के कुल आवंटन में से लगभग 298,08,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया है। अब तक मई जून 2021 में लगभग 75,51,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न के कुल आवंटन में से करीब 73,46,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वितरित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किस्म सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से चावल की देसी किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान चावल की 574 स्वदेशी किस्मों को 10,000 से अधिक किसानों के खेती में प्रचारित और प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें आपको, हमारे किसान इसे अपना भी रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। इससे संबंधित जानकारियों के लिए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट। किसानों को पारंपरिक व स्वदेशी किस्मों के संरक्षण, सुधार और भागीदारी के माध्यम से उपयोग पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा इन स्वदेशी किस्मों के बीजों तक पहुंच के लिए सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक बीज बैंक स्थापित किए गए हैं, जिसमें देश के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र और स्वयं सहायता समूह शामिल है। चावल की 5 किस्में जैसे लालत और उन्नत लालत कम GI और स्वर्ण, सांभा महसूरी और इंटरमीडिएट GI के रूप में पहचान की गई है। ये सभी किस्में बीज श्रृंखला में है और किसानों द्वारा खेती के अधीन है। चावल की देसी किस्मों व जर्म प्लाज्म का विवरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद NBPGR नई दिल्ली के पास उपलब्ध है। 1645 किसान किस्में PPV और FRA के साथ पंजीकृत हैं।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पशुपालन, किसानों और मत्स्य पालन को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए केसीसी सुविधा प्रदान की है, जिससे किसान या तो व्यक्तिगत या फिर संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या फिर स्वयं सहायता समूह जिनमें काश्तकार किसान शामिल हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। आइए इससे संबंधित जानकारियों के लिए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट। स्वामित्व, किराए पर, पट्टे पर शेड योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र है। वित्त के पैमाने पद्धति के आधार पर ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है। वित्त का मान राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी समिति के परामर्श से स्थानीय लागत के आधार पर प्रति एकड़, प्रति यूनिट, प्रति पशु, प्रति पक्षी आदि के आधार पर तय किया जाता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने केसीसी योजना के तहत अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक के लिए 2% पर ब्याज सबवेशन और पशुपालन किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक के लिए 2% पर ब्याज सबवेंशन और 3% पर तत्काल पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ बताया है। ये योजना वर्ष 2020-21 के लिए जारी है। मार्च 2021 तक पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे कुल 6,63,055 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार केसीसी खातों और पशुपालन और मत्स्य पालन में बकाया राशि का राज्य व संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत किया गया है। के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बता दें आपको, ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और किसी भी समय आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जब नदी किनारे के लोग ठान लेते हैं कि हमें अपनी नदी की चिंता स्वयं करनी है, तो वे सब अपनी शताब्दियों पुरानी परंपराओं को निभा रहे होते हैं। ये परंपराएं हैं श्रम साधना की। और इन जनजातियों ने नागरीय सभ्यता या सभ्य समाज को भी सिखाया है कि नर्मदा या प्रकृति के साथ कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है।
माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। हमारे पास 3 बीघे जमीन है, उसमें मैं थोड़ा सा गेहूं धान कर लेती हूँ। इसके बाद सारी जो बचता है उसमें सारी सब्जी उगाती हूँ। जब मैं केवीके से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी, उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा। साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया। इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया, जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने गृह वाटिका एक बनाई 1 बिस्वे में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, शलगम, चुकंदर यानी सारी चीज़ अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसें हैं। उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ और वो दूधिया को ना देकर बाजार ले जा कर के अपना स्वयं ही धंधा करती हूँ। उससे हमारा अच्छा पैसा निकलता है। उसी से अपना सारा परिवार का खर्च चलाती हूँ। माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के तकनीकी सहयोग से सर्दी के मौसम में मशरूम उत्पादन का भी काम शुरू किया है। सब्जी और पशुपालन से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब्जी का धंधा किया और हमने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी की और अपना घर भी बनवा लिया। इस तरीके से अपना हम परिवार में कल कुशल से रह रहे हैं। माया देवी के पति सुखराम भी उनका खेती और पशुपालन कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। माया देवी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। मॉनसून का उठाए लाभ, लगा ली सदाबहार फल बाग, होगा कीटों और रोगों से बचाव। जब मिलेगा कृषि विशेषज्ञों का साथ, देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश। सदाबहार फल बागों का रोपण और देखभाल, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। देश की विभिन्न खूबसूरत जगहों से रूबरू होते हुए हम आप पहुंचे हैं ग्वालियर में। शहर की बात, स्वाद के साथ संस्कृति का मिलन, परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।